नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पेड़ बचाने, हरियाली बढ़ाने और प्रकृति को सुरक्षित रखने की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या धरातल पर हम पर्यावरण बचाने में सफल हो रहे हैं? देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार के साथ पेड़ों पर लगातार आरी चल रही है। कहीं सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ कट रहे हैं, कई खनन परियोजनाओं के लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं, तो कहीं बांध और औद्योगिक परियोजनाएं हरियाली को निगल रही हैं। नियम कहते हैं कि एक पेड़ कटे तो कई नए पौधे लगाए जाने चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि लगाए गए पौधों का बड़ा हिस्सा कुछ ही सालों में दम तोड़ देता है। नतीजा यह है कि हरियाली घट रही है, तापमान बढ़ रहा है और जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण दिवस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बिगड़ रहा है? क्या मध्य प्रदेश सचमुच हाफ रहा है और क्या सिर्फ पौधारोपण के फोटो से हरियाली वापस आ सकती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, आज के दिन लोग संकल्प लेते हैं कि हजारों पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन अगले ही दिन ये सारे ख्वाब जो हैं, ये सारी तस्वीरें उलट नजर आती हैं। एक तरफ जहां परियोजनाओं के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट के नाम पर, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर, मेट्रो बनाने के नाम पर पेड़ों की कटाई तो की जा रही है, लेकिन उन पेड़ों के काटे जाने के बाद जो नए पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी देखरेख कैसे हो रही है? क्या क्रियान्वयन है? क्या प्रोसेस है कि एक तरफ जिस रफ्तार से पेड़ों की कटाई हो रही है, दूसरी तरफ उसके बेहतर भविष्य के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए हम क्या परोसने वाले हैं, उनके लिए क्या संरक्षित करने वाले हैं? क्योंकि जो स्थिति है, जो हालात है, वो साफ तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जल संकट को लेकर लगातार हर रोज मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग परेशान हैं। इन सब के पीछे एकमात्र वजह है कि पर्यावरण को लेकर हम, आप, सरकार और जिम्मेदार लोग चिंतित नहीं हैं। जिस दिन इस व्यवस्था को बदलने की बात होगी, इन सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के लिए, ताकि हम उनको बेहतर और एक सुरक्षित भविष्य दे सके। तो देखिए, मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं के नाम पर लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, चाहे सड़क चौड़ीकरण को लेकर हो, चाहे रेल को लेकर हो, रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, स्मार्ट सिटी को लेकर हो, मेट्रो को लेकर हो। जिस तरह से लगातार पेड़ों के कटने का सिलसिला जारी है, आपको बता दें कि रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अब तक 1.24 लाख से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। वही 4 लाख से अधिक पेड़ भोपाल, ये 10 साल का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, 4 लाख से अधिक पेड़ 4 सालों में काट लिए गए हैं। ग्लोबल अर्थ सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल एनर्जी एंड डेवलपमेंट की एक विस्तृत शोध रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं, जहां राजधानी भोपाल में शहरी विस्तार और परियोजना के चलते एक दशक यानी 2009 से 2019 में 2019 तक का ये डेटा है, अगर अब तक की आपको बताएंगे तो ये आंकड़े और भी बढ़ जाएंगे। 4 लाख से अधिक पेड़ काटे गए, इससे शहर का ग्रीन कवर 35% से घटकर 9% रह गया। समझिए ये प्रतिशत किस तरह से इसमें डाउनफॉल हो रहा है, और इन प्रतिशतों का डाउनफॉल हमारे जीवन का डाउनफॉल निर्धारित कर रहा है, क्योंकि जल ही जीवन है। बात करते हैं पेड़ों की कटाई से जो जल संकट गहराता जा रहा है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण से छेड़छाड़ मतलब जिंदगी से छेड़छाड़, और हमारे तो वेदों में भी लिखा गया है, भारत जो कि अपने आप में ज्ञाता रहा है, वेदों पुराणों की बात होती रही है, वेद में लिखा गया है कि कहते हैं सब वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। यानी एक वृक्ष को आप काट रहे हैं, यानी कि आप अपने 10 पुत्रों की हत्या कर रहे हैं। काटिए, विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई होनी चाहिए, पेड़ों को काटिए, लेकिन उन पेड़ों के काटने के बाद आप कितने वृक्ष लगा रहे हैं, कितने नए पौधे लगा रहे हैं? क्योंकि नियम यही कहता है ना कि एक पेड़ आप काट रहे हैं तो उसके जगह पर कम से कम 10 या 20 पौधे और लगाए, नए पौधे लगाए जाने चाहिए। पौधे लग भी रहे हैं, लेकिन उनकी देखरेख को लेकर क्या व्यवस्था है, उनको आगे और बढ़ाने की क्या व्यवस्था है? इन व्यवस्थाओं पर तमाम बड़े सवाल हैं। अगर आज इन पर बातचीत नहीं की गई, आज इस पर्यावरण दिवस पर इन पर बातचीत नहीं की गई, इस पर चर्चा नहीं की गई, तो आने वाला समय और भी गहरा तनावपूर्ण होगा, चिंता से भरा हुआ होगा, लोग परेशान होंगे। जो तस्वीरें आज हैं उससे स्थितियां, उससे हालात और भी बदतर आने वाले समय में होंगे। 3 बड़े नुकसान मैं आपको बड़ी विस्तार से बता रहा हूं। पेड़ कटने से
ये तीन बड़े नुकसान जो है, ऑक्सीजन में सबसे पहले कमी आएगी, लोग हांफने लगेंगे। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि लोग हांफ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को वो पर्याप्त सांस लेने के लिए ओरिजिनल ऑक्सीजन, शुद्ध हवा जो है उसकी कमी नजर आ रही है। पेड़ों की कटाई से सीधे तौर पर शुद्ध हवा और ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट आती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो शोध बता रहे हैं। तापमान में बढ़ोतरी, सबने महसूस किया पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह से टेम्परेचर बढ़ा, लोग परेशान हुए, और इसके बाद जल संकट, लोग जो है जल के लिए भी परेशान हैं। तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आजाद सिंह डबास जी, जो रिटायर्ड IFS हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर, और आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। सर, आपने दशकों तक वन और पर्यावरण क्षेत्र में काम किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? हालत, जैसा कि आप अभी आ रहा था आपके टीवी में, हालत बहुत ही चिंताजनक है। और बड़ा सवाल ये है कि अगर अभी भी नहीं चेते तो बहुत ही खराब समय आने वाला है। पिछले, ये समझ लीजिए कि लगभग 150 साल में 8 से 9 इंच समुद्र का तल में पानी जो है वो बढ़ोतरी हो चुकी है। और इसी अवधि में 150 साल में 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। दुनिया में हर दिन, हर मिनट 37 फुटबॉल मैदान बन जाएं, इतना हर मिनट जंगल बर्बाद हो रहा है। हर मिनट 37 फुटबॉल ग्राउंड जितने क्षेत्रफल जो है, हर मिनट जंगल बर्बाद हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। अभी जो 2015 से 25 का जो दशक बीता है, ये सबसे गर्म दशक रहा है। लेकिन इंसान है कि मानता ही नहीं, सरकारें हैं कि जगती ही नहीं, क्योंकि नदी, पहाड़, जंगल, जंगली जानवर, ये सब वोट नहीं देते। अच्छा सर, पिछले 20-30 वर्षों में जंगलों और जैव विविधता की स्थिति में क्या बड़े बदलाव आए हैं आपके अनुभव में? ये सवाल जो आप बात कर रहे हैं, मैं वही से इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं कि आपका एक लंबा अनुभव रहा है इस फील्ड में, तो आपके अनुभव में पिछले 20-30 या 2 दशकों की अगर बात कर ले, 3 दशकों की बात कर ले, तो जंगलों और जैव विविधता की स्थिति में क्या बड़े बदलाव आपने महसूस किए? बड़े बदलाव ये हैं कि देखिए, जब मैं 2008 में चीफ कंजर्वेटर था, तो मैंने एक पत्र लिखा था हमारी IFS एसोसिएशन के अध्यक्ष को। तो तब मैंने ये एक आंकड़ा दिया था कि 1967-68 में मध्य प्रदेश में 60 लाख घन मीटर टिम्बर का उत्पादन होता था। हमारे जंगल मध्य प्रदेश के इतने घने थे। और 2008 में वो 3 लाख घन मीटर रह गया था। तो आप जंगलों के विनाश का अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 साल में जंगल कहाँ आ गए। ये माना कि उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो हमने छत्तीसगढ़ में भी पता लगाया, तो 3 लाख वहाँ पैदा हो रहा था। 40 साल के अरसे में 60 लाख घन मीटर जो जहाँ उत्पादन होता था टिम्बर का, वो 6 लाख पे आ गया था। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं। और दूसरा आंकड़ा हमने उस समय दिया था कि 87-88 में जो है वो 4 लाख नॉशनल टन, ये एक यूनिट है बांस को मापने की। 24 रनिंग मीटर का बांस को 1 नॉशनल टन मानते हैं। 87-88 में 4 लाख नॉशनल टन मध्य प्रदेश के जंगलों से बांस का उत्पादन होता था। वो 2007-8 में घट के 1 लाख नॉशनल टन, मतलब 1/4 रह गया। और आज मध्य प्रदेश में वो मात्र 35,000 नॉशनल टन है। तो बांस के जंगल किस कदर बर्बाद हुए हैं,
आप इस आंकड़े से। लेकिन सर, इस बर्बादी के पीछे आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, नो डाउट चिंता का विषय है। लेकिन सरकार जो दलीलें देती हैं, जो व्यवस्थापक हैं, वो दलील देते हैं कि विकास के नाम पर ये चीजें की जा रही हैं, कभी रेलवे प्रोजेक्ट्स, कभी मेट्रो, कभी स्मार्ट सिटी। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण भी है। कैसे बैलेंस बनाया जाए इन दोनों के बीच, विकास और परियोजनाओं और वन संरक्षण के बीच, इन तीनों के बीच मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कितना चुनौतीपूर्ण है। देखिए, ऐसा है, नेचर कैन फुलफिल एवरीबॉडीज नीड बट नॉट द ग्रीड। अब जो सरकारें आ रही हैं, ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। तो जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 लाख पेड़ अभी सिंगरौली में कोल माइंस के लिए कट रहे हैं। 6000 हेक्टेयर कोर एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व का कट रहा है, जो केन बेतवा लिंक में जा रहा है। और अभी 1000 हेक्टेयर से ज्यादा का अभी रॉक फॉस्फेट और आयरन ओर की छतरपुर जिले में बक्सवाहा में ये 2 माइंस स्वीकृत होने जा रही हैं। मैंने माना कि विकास के लिए ये भी जरूरी है, लेकिन ये कम से कम होना चाहिए और अति आवश्यक होने पे ही जंगलों की कटाई होनी चाहिए। लेकिन अब ये अनुमतियां जो भारत सरकार, हम कहते हैं कि भारत सरकार से अनुमति लें, पेपर प्रोसेस होता है, सब होता है, सारा चीज बनता है, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन का प्लान बनता है, पर जो हजारों बरस का जो हमारा ट्रेडिशनल जंगल है, जो हजारों बरस से चला आ रहा है, जो 100 बरस 200 बरस के पेड़ हैं, वो और इतनी जो बायोडाइवर्सिटी है, वो एक कैंपा वैम्पा के प्लांटेशन थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं। जंगल वो प्लांटेशन है, प्लांटेशन जंगल कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, उसका आंशिक बहुत ही आंशिक, मैं कहूंगा कि मुश्किल से 10% उसका कंपनसेशन होता है। वो ज्यादा हाथी कॉरिडोर का एरिया है सिंगरौली में, जहां कोल माइंस अडानी को दी गई हैं, वो डिस्टर्ब कर दिया गया है। अभी जो पन्ना में जो टाइगर रिजर्व में 6000 हेक्टेयर जो कोर क्षेत्र जा रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व का, उसकी जगह एक ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप की योजना बनाई गई है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को राता पानी से जोड़ेगी। हाँ। लेकिन ये इस तरह की जो खदाने में अभी बक्सा वगैरह की बात कर रहा था, ये उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन सर आप उस प्रशासनिक व्यवस्था में रहे, आप उस फॉरेस्ट विभाग में रहे हुए हैं, इसलिए मैं आपके अनुभव से ये सवाल समझना चाह रहा हूं कि वन संरक्षण के रास्ते में सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौतियां क्या रही है, क्या होती है? देखिए, प्रशासनिक चुनौतियां अनेक हैं। सबसे बड़ा तो बायोटिक प्रेशर है। बायोटेक प्रेशर जी, आज आपके प्रदेश में अगर 8 करोड़, मैं समझता हूं 9 करोड़ हो गए होंगे, जब 2000 वर्ष 2000 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश बना था, तो यहाँ की आबादी जो है 6 करोड़ रह गई थी। और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ चली गई थी, 8 करोड़ का कंबाइंड मध्य प्रदेश था। आज मध्य प्रदेश, सिर्फ मध्य प्रदेश 9 करोड़ हो गया है। और आपके प्रदेश में लगभग 9 करोड़ मवेशियों की आबादी है। अब इतना जानवर है हमारे पास, दूध उत्पादन ना के बराबर है, मवेशी अनुत्पादक मवेशियों की भरमार लगी हुई है, कोई डेयरी इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम नहीं है। एक किसान के यहाँ 10-10, 15-15, 20-20 मवेशी हैं, दूध उत्पादन नाम मात्र के बराबर है। कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं चल रहा है ठीक से, है तो वो कागजों पे चल रहा है। जब इतना बड़ा मवेशी तंत्र है, तो वो सब जंगलों में जाके, ज्यादातर जो जंगलों के आसपास के एरियाज हैं या जंगल के एरियाज हैं, सब मवेशी जंगल में चरते हैं। आग लगती है हर गर्मी के साल में, जो है वो जंगलों में आग लगती है। कहने को हम कुछ भी कहते रहें, लेकिन हमारा कम से कम 1/4 जंगलों में गर्मी के दिनों में जल जाता है, और बहुत बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। वन विभाग कहता रहता है कि साहब कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान क्या गिनता है? 20 सेंटीमीटर से ऊपर के अगर पेड़ नहीं जले, या बड़े पेड़ जो जिंदा रह जाते हैं, लेकिन जो हर्ब्स हैं, शब्स हैं, जो रीजनरेशन, जो नया ग्रोथ हो रहा है, वो सब जल के नष्ट हो रहा है। मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं है, उसका कोई डेटा नहीं है, खत्म हो रहे हैं। मतलब वो सारे डेटा में आते ही नहीं है।
नहीं, वो आते ही नहीं, क्योंकि हम तो गिनते हैं 20 सेंटीमीटर गर्त के ऊपर अगर ऊपर का है तो हम कहते हैं कोई नुकसानी है, तो वन विभाग कहता रहता है हाँ आग लगी, बहुत सारे एरिया में आग लगी, नुकसानी निल। तो इस तरह के तो आंकड़े बनाता है वन विभाग। मैं इसी वन विभाग का हिस्सा रहा हूं, इसीलिए मैंने सर पूछा कि मैं सर्विस के दौरान भी ये बातें उठाता हूं, तो आप अच्छे से कि समझाएंगे। अब मुझे 10वां साल चल गया रिटायरमेंट का। मैं आज ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। मैंने जो अब ये आंकड़ा दिया, तब मैं 2007-8 का आंकड़ा दे रहा था, जब मेरी 10 साल की सर्विस बची थी, तब भी मैं ये बात उठाता था, आज भी मैं ये बात उठाता हूं। आज देखिए, आज मध्य प्रदेश की अगर बात करें, पिछले 2.5 साल की अगर हम बात करें, जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तो वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कई टाइगर रिजर्व बन गए, नेशनल पार्क बन गए, कई सेंचुरीज बन गई। लेकिन ये वन्य प्राणी का जो क्षेत्रफल है, ये हमारे वन क्षेत्र का 10% भी नहीं है। जो शेष 90% क्षेत्र है, उसमें जो अतिक्रमण हो रहा है, जो ट्राइबल राइट्स एक्ट के तहत हम 2008 से लगातार आज पिछले 20 साल से हम वन अधिकार पत्र बांटते जा रहे हैं, और उसमें आगे से आगे लोग नई नई जमीनें तोड़ रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि साहब ये तो 2005 के पुराना है, हमें पट्टा दीजिए, और इस पे एक विवाद चल रहा है। अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। माइनिंग हो रहा है जंगलों में, बहुत ज्यादा माइनिंग का बहुत ज्यादा प्रेशर है। नदियों को लें तो पूरी की पूरी नदियां खोद डाली हैं पिछले 20 साल में, खासतौर से। सर ठीक है, समस्याएं हैं, आप जो बात बता रहे हैं, आप सिस्टम की बात, अनेक समस्याएं, अब बहुत समस्याएं, और उन समस्याओं को अगर अभी नहीं समझा गया, जो बात आप कह रहे हैं शुरू से, तो आगे और हमारी आने वाली जनरेशंस को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सर, एक समय था जब हम लोग पढ़ते थे, या हमारे पूर्वज जो थे, हमारे दादा दादी या बड़े लोग जो घर में बुजुर्ग थे, वो बताते थे कि देखो आने वाले समय में पीने के पानी की जो है वो दिक्कत होगी, किल्लत होगी, लोग पानी खरीद के पिएंगे, टेम्परेचर बढ़ेंगे, वो जोन लेयर को लेकर बातें। आज वो सारी चीजें हम लोग साक्षात देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है। लेकिन सर, जो आप कानून की बात कर रहे हैं, जो आप प्रोसेस, जो नीतियों की बात कर रहे हैं, अगर वो पर्याप्त नहीं है, तो उनमें किस तरह की सुधार की आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता, मैंने कहा ना, पहले तो सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। देखिए, एक छोटा सा देश है इक्वाडोर, वहां 2008 से प्रकृति को जीवंत मान लिया है। मतलब वो जो है, उसको अधिकार वो दे दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दे दिए गए हैं कि नेचर को जो है वो जिंदा वो मान लिया है, जिंदा एंटिटी मान लिया है नेचर को। वहां नदी वहां रोड बनाने के लिए नदी डिस्टर्ब हो रही थी, तो लोग उठ के सामने आ गए, उसको रोका गया। एक कंट्री है फिलीपींस, बहुत खूबसूरत शहर है। कम से कम 10 पौधे, कोई डिग्री मिलती है किसी बच्चे को तो 10 पौधे लगाने का नियम है। ऐसे नियम छोटे छोटे कंट्रीज ने बना रखे हैं। कोस्टा रिका एक कंट्री है, वहां पे नगद लोगों को राशि दी जाती है पेड़ नहीं काटने के लिए। और आज कोस्टा रिका का एरिया जो है वो 25% से 50% जंगल हो गया है। हमारे यहाँ जंगल क्षेत्र घटता जा रहा है। कागजों में है, मध्य प्रदेश में 1 लाख लगभग 95,000 है, तो आप 1,03 लाख वर्ग किलोमीटर का मध्य प्रदेश है आज का मध्य प्रदेश। उसमें से 1 लाख मोटा वर्ग किलोमीटर पे जंगल है। मुश्किल से उसके 10-20% क्षेत्र पे अच्छा जंगल है, बाकी डिग्रेडेड जंगल हो गया है, और बहुत सारा एरिया तो ओपन फॉरेस्ट हो गया है। बिल्कुल जंगल नाम के लिए एरिया जो है वो लीगली फॉरेस्ट है, पर वहां पौधे सब खत्म हो गए, पेड़ पौधे सब खत्म हो गए, सब अतिक्रमण में, माइनिंग में बर्बाद हो रहा है, अवैध कटाई में बर्बाद हो रहा है। सर, जिन 2 देशों का आपने उदाहरण दिया, जिस तरह के वहां कानून है, जिस तरह से वहां नीतियां, जिस तरह से वहां उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, क्योंकि इस वक्त देखिए देश के साथ साथ देश का दिल भी हाँफ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, लोग परेशान हैं, पानी की कमी है। क्या प्रयास मध्य प्रदेश में किए जाने चाहिए? और एक सवाल यह भी है कि क्या पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी या समाज की भी उतनी ही बड़ी भूमिका इसमें होनी चाहिए? नहीं, समाज की देखिए, समाज को पहले उस लेवल पे जागरूक करने का हमारा रोल बनता है। वन विभाग में पिछले लगभग 26 साल से
26 नहीं 90 में प्रोग्राम शुरू हुआ था, 95 से तरीके से शुरू हुआ था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। इसमें ग्रामीणों के साथ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मिलके एक दूसरे को समझ के मिलके जंगलों को बचाना था। ग्रामीण भी बचाएं और वन अधिकारी बनाएं। वन विभाग मात्र कस्टोडियन है, मालिक नहीं है वन विभाग यहाँ के वनों का और वन क्षेत्र का, कस्टोडियन है वन विभाग। तो ये जो प्रोग्राम चला ये 15-20 साल कुछ ठीक ठाक चला, लोगों को जोड़ा गया, लेकिन उसके बाद से आज पिछले 15-20 साल से सारी हमारे पास वन विभाग की 22,000 के आसपास जो है वो समितियां हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, लेकिन वो कागजों में हैं, धरातल पे है ही नहीं, धरातल पर नहीं है, धरातल पे है ही नहीं। और हर विभाग की हैं, हर विभाग ने समितियां बना रखी हैं, बायोडाइवर्सिटी की बनी हुई हैं, उसमें तो कलेक्टर का भी रोल है, बायोडाइवर्सिटी की समिति भी नहीं, सब कागजों में। वो शहरी क्षेत्र भी कवर्ड हैं, रेवेन्यू क्षेत्र भी कवर हैं, पूरा 100% क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी में कवर किया गया, लेकिन नाम पे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या प्रयास अभी जल गंगा संवर्धन चल रहा है, कितने सारे, पहले राजीव गांधी वाटरशेड मिशन चला बरसों तक, अनेक प्रोग्राम शासन के चलते हैं, लेकिन करप्शन के चलते जमीन पे उसके जो मसले हैं, जो पर्यावरण सुधार पे काम होना चाहिए, वो बहुत ही कम हो पाता है। 3 कदम सर, मैं 3 स्टेप्स आपसे समझना चाहता हूं जो बेहद महत्वपूर्ण हो पर्यावरण संरक्षण के लिए। 3 ऐसे कदम जिन्हें तुरंत लागू कर देना चाहिए, मतलब जो सिचुएशन है इस समय, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, उस सिचुएशन में, इस कंडीशन में 3 ऐसे महत्वपूर्ण कदम जो बेहद महत्वपूर्ण हो और आज के आज अगर बात करें तो लागू कर देना चाहिए उसको त्वरित प्रभाव से। ऐसे 3 कदम मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, जितने भी नियम बने हुए हैं, अगर उन नियमों का जो एग्जिस्टिंग है, नए नियम बनाने की बात नहीं कर रहा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, इनका क्रियान्वयन, सही क्रियान्वयन इसका सुनिश्चित हो जाए तो सारी समस्याओं का हल हो सकता है। लेकिन यहां तो उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित होता ही नहीं ना। दूसरा, करप्शन हट जाए। करप्शन ना सिर्फ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी बाधा है, बल्कि ओवरऑल मध्य प्रदेश के विकास में अगर मेरे से कोई पूछे तो सबसे बड़ी बाधा है करप्शन। लेकिन करप्शन जो है वो घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, इसको रोकिए। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं एक बैठक में, कलेक्टर्स की बैठक में, कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी कलेक्टर बगैर उसके काम ही नहीं कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं, अभी चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं पिछले 10 दिन पहले कि ये कैसा सुशासन है सर। हाँ, जब समय हमारे पास जरा सर कम है, लेकिन जो आप बातें कह रहे हैं वो बहुत उस पर ध्यान देने वाली बात है, और ये तीनों स्टेप्स या जो बात आप कह रहे हैं उस पर गहन से जरूर इस विषय पर चिंता होनी चाहिए। चलते चलते सर, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक मैसेज मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू दर्शकों तक जाए, मध्य प्रदेश के लोगों तक पहुंचे, देश के लोगों तक पहुंचे, इस पर्यावरण दिवस पर संरक्षण को लेकर आपके तरफ से संदेश, चूंकि आप उस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा और महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। आजाद सर। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया हुआ है। मैं सब नागरिकों से, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हैं या ग्रामीण क्षेत्र में हैं, दोनों जगह अलग अलग चैलेंजेस हैं। हम समझें, कुदरत की मांग को समझें, हम उनको एक लिविंग एंटिटी समझें, और उनको भी दर्द तकलीफ होता है, उनका हम संरक्षण करें, उनको हम सहेजें। अपने लोभ लालच से इतना लोभ लालच ना पालें कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां पानी देखने को तरस जाएं। ये नर्मदा मैया जो यहाँ का बेस है, ये नर्मदा जी, अगर ऐसा ही वातावरण चलता रहा तो मुझे डर है, हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन 50-100 साल में नर्मदा जी में भी पानी अगर खत्म हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जिस तरह के हालात, अगर ये जो हालात चल रहे हैं इनका ना रोका जाए, मैं जनता जनार्दन से, मीडिया के फील्ड के लोगों से, राजनेताओं से, ब्यूरोक्रेट से, सभी से अनुरोध करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हो जाएं, उसके प्रति संजीदा हो जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाया जा सके, संरक्षित हो सके। इसी संदेश के साथ बहुत शुक्रिया आजाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने समय निकाला और बेहद महत्वपूर्ण तरीके से आपने बातें समझाई, क्या नीतियां हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या प्रयास होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने के संकल्प और बड़े बड़े दावे तो हर साल किए जाते हैं, लेकिन असली चुनौती उन पेड़ों को बचाने की है जो आज भी विकास की कीमत चुका रहे हैं। सवाल सिर्फ हरियाली का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी है, क्योंकि अगर जंगल कम होते रहे तो गर्मी, जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियां और भी विकराल होती जाएंगी। अब देखना यह है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की बात जमीन पर कितनी उतरती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।